हिस्ट्री टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री टेकिंग। इसमें जो है सबसे पहले आपको मेंशन करना है पर्टिकुलर्स के बारे में। पर्टिकुलर्स में आपका आएगा इम्पॉर्टेंट इन न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स में क्यों इम्पॉर्टेंट है? असल में क्या होता है कि जो आपका न्यूनेट होता है या फिर न्यूबॉर्न न्यूनेट इन्फेंट, ये एज ऐसा है कि ऐसा होता है कि इम्यूनाइजेशन में कोई कमी रह गई हो या कभी कोई डोज मिस कर दी हो, या फिर जो है जब बर्थ हो रहा था उस टाइम पे कोई ऐसी कंडीशन आई हो जिसकी वजह से बेबी वीक हो जाता है और कई बार कुछ इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, मतलब इन चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए अब दिक्कत आ रही है, मतलब इतने दिनों बाद दिक्कत आ रही है, तो उसको पता करने के लिए हमें बैक की हिस्ट्री लेनी है कि उस टाइम पे असल में क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम पता करेंगे GPLA। GPLA क्या है? ग्रेविडा, पैरिटी, लाइव और अबॉर्शंस। फिर उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है बुक्ड केस और अनबुक्ड केस। क्या होता है बुक्ड केस और क्या होता है अनबुक्ड केस? बुक्ड केस आप किसी को तब बोलोगे जब उसने 3 एंटीनेटल क्लिनिक विजिट्स करी होंगी प्रेग्नेंट लेडी ने, उसने कम से कम 1 डोज ऑफ टेटनस लगवाया हो और 2 USG होने चाहिए उसके पास, 11 to 14 वीक्स और 18 to 21 वीक्स। ठीक है, इनके बीच का हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कम से कम होना चाहिए। इंडिया में, मतलब हमारे भारत देश में ज़रूरी है कम से कम हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनबुक्ड केस आता है शुरू से लेकर के अंत तक। जब डिलीवरी कराने का टाइम आया तब हॉस्पिटल आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो कैसी दिक्कत हो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि समय जा चुका है। तो इसलिए कम से कम 2 USG होने चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे और टीचर को बताएंगे ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम ऑफ फादर एंड मदर। अब आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमने फैमिली हिस्ट्री में भी लिखा था, अभी दोबारा फिर से लिखे। हाँ, लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि जो फादर एंड मदर हैं उनकी इनकम क्या है, वो कितना पैसा दे सकते हैं या कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन क्या है, उनको चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, कैसे समझाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पेशेंट की भाषा में बोलना है। पेशेंट की भाषा बोलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो आपकी भाषा समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, वो एजुकेटेड है कि नहीं है, टर्म्स कितनी समझेगा कितनी नहीं समझेगा, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कई बार डायग्नोसिस बनाते हैं जो कि आपकी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी चाहिए। और इसके अलावा हमने वहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में देखा था कि कुप्टू-स्वामी सोशियोनॉमिक स्केल को भी पता करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपका आता है कि जो फर्टिलाइजेशन था वो स्पॉन्टेनियस था या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था। क्या फ़र्क है दोनों में? स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि विदाउट एनी एड है। IVF में क्या है? इन विट्रो, यानी कि हम लोग सिंथेटिकली लैब में फर्टिलाइजेशन करा के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को लेडी के अंदर डालते हैं। ठीक है, लेडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सही से बोला जाए तो क्या ये है या स्पॉन्टेनियस यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो उस पे हम ये भी बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका आएगा एंटीनेटल हिस्ट्री में फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंटीनेटल हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है? कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी बाई, ये गलत लिखा है, UPT और USG। UPT क्या है? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और USG क्या है? अल्ट्रासाउंड। तो आपको पहले ये बताना है कि जो लेडी है उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कैसे किया था। उसने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था या डायरेक्टली वो अल्ट्रासाउंड कराने हॉस्पिटल गई थी। ठीक है, फिर आपको पता करना है कि लेडी का लास्ट मीनोपॉज कब आया, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया। ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, तब से काउंट करना है। हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़, यानी कि कोई उसको डिज़ीज़ हो पहले से, हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, या फिर अस्थमा, TB, सिफिलिस, मलेरिया, कोई भी अगर डिज़ीज़ है उसको तो आपको उसके बारे में ज़रूर मेंशन करना है। फिर हिस्ट्री ऑफ ड्रग इंटेक, अगर डिज़ीज़ है तो वो उसके रिलायबल बेसिस पे, उसके बेसिस पे कौन कौन सी ड्रग ले रही है, क्योंकि ड्रग की वजह से भी कई बार जो ड्रग होती हैं वो टेराटोजेनिक होती हैं। जैसे थैलिडामाइड हमने पढ़ रखी है जो फोकोमेलिया कराती है,
उस टाइम पे बहुत यूज़ की गई थी उस एपिलेप्सी के लिए। तो हैं अभी भी बच्चे जो है उससे ग्रसित हैं, बट ठीक है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है हिस्ट्री टेकिंग में कि ड्रग इनटेक क्या क्या कर रही है लेडी, क्योंकि उसका भी असर बच्चे पे होता है। फिर उसके बाद आपका आता है रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें आएगा सबसे प्यारी सी चीज़ जो है एक्सरे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पूछना कि क्या उसने एक्सरे कराया है। एक्सरे कराने की, एक्सरे की जो रेडिएशंस होती हैं आपके उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत फास्ट डिवीजन्स हो रहे होते हैं, मल्टीपल डिवीजन्स हो रहे हैं, और उन डिवीजन्स में अगर हल्का सा भी चेंज आ जाता है तो पूरे के पूरे सिस्टम में चेंज आ जाता है और बच्चे के डेवलपमेंटल एनोमली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए रेडिएशन एक्सपोजर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फीवर विद रैश। अब आप ये देखो कि यहाँ पे रैश मेंशन किया गया है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये फीवर विद रैश, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ होती है जिसको टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं। ये इन्फेक्शंस क्या होता है? टॉर्च इन्फेक्शंस, ये वर्टिकली ट्रांसमिट होकर के बच्चे में भी डिजीज़ करा सकते हैं। टॉर्च में टी से क्या है, ओके मैं बताती हूँ। टॉर्च में टी से है टॉक्सोप्लाज्मा, ओ से अदर्स में आप मान लो सिफिलिस वगैरह आ जाएगा, आर से रुबेला, सी से आपका साइटोमेगालो वायरस और एच से HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये इन्फेक्शंस हैं। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर एमेसिस। मॉर्निंग सिकनेस तो सबको होती है, ठीक है, लेकिन हाइपर एमेसिस क्या है? हाइपर एमेसिस क्या है? जब तो आपकी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कई बार हो रही हो, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपके शरीर में जो आपने खाया पिया उल्टी हो गई, पानी पिया उल्टी हो गई, डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। तो अब जब आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप बच्चे को कहाँ से ला के दोगे? फिर उसके बाद आपका आता है कि फोलिक एसिड एडमिनिस्टर कराना शुरू किया था कि नहीं किया था। नॉर्मली प्रेगनेंसीज़ में 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देते हैं, लेकिन अगर जो है कभी प्रीवियस प्रेगनेंसी में डेवलपमेंटल एनोमली रही हो तो उसको 5 ग्राम फोलिक एसिड एडमिनिस्टर करने की एडवाइस दी जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री, जिसमें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक दवा शुरू करी है, वो है फोलिक एसिड, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम 3 चीज़ें शुरू करेंगे, कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड। फीटल मूवमेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट्स पता चलने शुरू हो जाते हैं। प्राइमिंग 18 से 20 वीक्स में और क्विकनिंग 16 हफ्ते में पता चल जाती है। आपको देखना चाहिए कि जो प्राइमिंग है ये लेट है और क्विकनिंग जो है ये अर्ली है, मतलब प्राइमिंग देर से ही हो रही है और क्विकनिंग थोड़ा सा पहले हो रही है। प्राइमिंग क्या होती है? प्राइमिंग आप किसी चीज़ को तब बोलते हो जब आपकी पहली प्रेगनेंसी है। लेडी जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। उस टाइम पे जब फीटल मूवमेंट्स होते हैं तो उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, यानी कि मोर देन 1 प्रेगनेंसी है, तो हम क्विकनिंग बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम जो है फीटल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व, मतलब ऐसे फील कर पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसका टाइम फ्रेम आगे का है 18 से 20। एक बार फीटल मूवमेंट्स पता चलने शुरू हो गए कि मतलब पता चल गया कि हाँ ऐसा पता चलता है, ऐसे होते हैं फीटल मूवमेंट्स, ऐसा फील आता है। उसके बाद लेडी को भी ऐसा होता है कि पहले पता चलना शुरू हो जाता है, तो 60 वीक्स। फिर उसके बाद हमारा आता है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ फीवर विद रैश। आपको हिस्ट्री ऑफ फीवर विद रैश फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में पूछना है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो हैं ये वर्टिकली ट्रांसफ़र किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं। तो आपको तीनों ट्राइमेस्टर में इसकी हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। फिर आपके पास है हिस्ट्री ऑफ लीकिंग पर वेजाइनम और ब्लीडिंग पर वेजाइनम। क्या फ़र्क है इन दोनों में? क्यों लीकिंग ब्लीडिंग नहीं है और क्यों ब्लीडिंग लीकिंग नहीं है? तो लीकिंग हम तब बोलते हैं जब निकलता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है तो उसको लीकिंग बोलते हैं, और अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपको लेनी है हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्जिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, टीबी और अस्थमा। प्री एक्लेम्जिया क्या है? प्री एक्लेम्जिया कैसे पहचानेंगे? प्री एक्लेम्जिया तब है जब आपको 3 चीज़ें मिले। 3 चीज़ें क्या हैं? हाइपरटेंशन सबसे पहली चीज़, हाइपरटेंशन मिलना चाहिए, ब्लरिंग ऑफ विजन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए पीडल एडिमा। तब आप बोलोगे कि लेडी को प्री एक्लेम्जिया हो रहा है,
ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में भी 3 चीज़ें हैं, आपको पता है वो 3 चीज़ें क्या हैं। तीनों पॉली होती हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ठीक है। तीनों पॉली लगा लो आप अपने हिसाब से। पॉलीडिप्सिया प्यास लग रही है, पॉलीयूरिया यूरिनेशन बढ़ गया है, पॉलीफेजिया भूख बहुत लग रही है। इस केस में जो बेबी पैदा होता है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, बेबी वुड बी लार्ज इन साइज़, नॉर्मल साइज़ से लार्ज बेबी पैदा होता है। उसके अलावा आपको ये देखने मिलेगा कि बेबी को बचपन से ही हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स होने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखने मिलती है ऐसे केसेस में, वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऐसे बेबीज़ जो होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके पास टीबी आएगा, टीबी को आप कंफर्म कर सकते हैं सीबी नेट करा के। अगर आपको थोड़ा सा भी सस्पेंशन हो रहा है, कैविटरी लीजन्स लग रहे हैं, कभी आपने एक्सरे किया किसी भी वजह से, या फिर पेशेंट कह रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सीबीसी रिपोर्ट सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है लेथार्जी हो सकता है आरबीसी कम हो, तो आपको पहले सीबीसी पे जो है डाउट जाना चाहिए कि एक बार ब्लड रिपोर्ट करा के देख लेते हैं कहीं एनीमिया तो नहीं है। एनीमिया नहीं है फिर उसके बाद आप इधर उधर जाएंगे तो ठीक है, सीबी नेट पे फाइनली जब भी पहुंचेंगे टीबी कंफर्म हो जाएगा। अस्थमा है, अस्थमा भी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद टीटी डोजेस 2, टीटी की 2 डोजेस लगी होनी चाहिए। इन दोनों डोजेस को के बीच में 28 दिनों का गैप होना चाहिए। अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीनेशन भी। पहले सिर्फ टीटी की 2 डोजेज़ मानी जाती थी, अब इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीनेशन भी कराना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारा आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्निंग मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री लेना, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को यूटीआई है तो बच्चे में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेप्सिस होने के, ठीक है, तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको बर्निंग मेंस्ट्रुएशन का ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी से भी बर्निंग मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, तो वो इंक्रीज़ करेंगी अपना जो है, आपको एडवाइस करना है कि पानी पीना ज़्यादा बढ़ा दें, तो बर्निंग मेंस्ट्रुएशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं ख़त्म होता है तो फिर वो यूटीआई है और आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। हिस्ट्री ऑफ लेथार्जी एंड ब्रेथलेसनेस। लेथार्जी और ब्रेथलेसनेस ये किस तरफ आपको पॉइंट कर रही हैं? एनीमिया की तरफ, हीमोग्लोबिन डिक्रीज़, ठीक है। फिर उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फीवर विद रैश। फिर से हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रग अब्यूज़। अगर लेडी स्मोक करती है, ड्रिंक करती है या फिर ड्रग अब्यूज़ करती है तो उसकी हिस्ट्री आपको लेनी है। हिस्ट्री ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस वगैरह, वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। फिर पर वेजाइनल एग्ज़ाम करा जाना चाहिए उसका। लीकिंग और ब्लीडिंग पर वेजाइनम भी पता होना चाहिए। और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। क्यों ज़रूरी है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज? क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज का मतलब हो सकता है कोरियोलेंटॉइस इन्फेक्शन। क्या था, मुझे एग्जैक्ट डिजीज़ नाम नहीं याद आ रहा है, मैं लिख दूंगी बाद में, ठीक है। तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेटल या बर्थ हिस्ट्री। सबसे पहले आपको ये चीज़ पूछनी है कि डिलीवरी घर पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है। हमें पता है हमारे इंडिया में जो है पहले डिलीवरीज़ घर में ही कराई जाती थी, दाई आती थी घर पे डिलीवरी करा के चली जाती थी। बहुत सारे पिछड़े इलाकों में आज भी ये ट्रेंड फॉलो ही किया जाता है, उन्हें हॉस्पिटल जाना वो प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता करना है, ये ज़रूरी चीज़ है कि जो डिलीवरी थी वो घर पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है, किसने कराई है, दाई ने कराई है, नर्स ने कराई है या डॉक्टर ने कराई है, कैसे कराई है, वेजाइनल कराई है या सिजेरियन कराई है। इफ़ सिजेरियन देन व्हाट वर इंडिकेशंस, यानी कि अगर सिजेरियन करी है तो ऐसा क्या इंडिकेशन मिल रहा था जिसकी वजह से सिजेरियन करनी पड़ी। या तो पेशेंट की विल होगी कि पेशेंट को वेजाइनल नहीं कराना, पेन होता है तो सिजेरियन कराए, या फिर कोई दिक्कत होगी जैसे ब्रीच एक रीज़न हो सकता है, प्रॉम्प्ट एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस हो सकते हैं। डिलेड क्रॉड क्लैंपिंग करी गई है कि नहीं करी गई है।
आपको पता है कि एक प्लेसेंटा होता है, उससे जुड़ी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और इधर बच्चा होता है, ठीक है। तो क्या है, जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हो तो आप बेसिकली उसके फूड सोर्स और उस बच्चे के बीच का कनेक्शन कट कर रहे हो। इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट्स हमने पढ़े थे कि इसमें अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन होती हैं, ठीक है। तो जब आप ब्लड कनेक्शन कट कर रहे हो तो इसके बीच में भी कुछ ब्लड होता है, इस कॉर्ड में कुछ ब्लड है। अगर आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हो तो आपको देखने मिलेगा कि जो प्लेसेंटा है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके जितना ब्लड उसके पास होता है वो सारा ब्लड बच्चे में भेज चुका होता है, ठीक है। अगर सारा ब्लड बच्चे में पहुंच जाता है तो बच्चे के एनीमिक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया गया था और ये फाइनल कंक्लूजन यही है कि बच्चा एनीमिक होने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। और अगर आप जल्दी कॉर्ड क्लैंपिंग कर देते हो तो खून इस तरफ भी रह जाएगा, थोड़ा बहुत इस तरफ रहेगा और बच्चे के एनीमिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लीन कट क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी गई, उसके बाद फिर काटी जाती है। ये जो कट होना चाहिए ये क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लीन नहीं है तो अम्बिलिकस में पस बन सकता है, अम्बिलिकल इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे ने इमीडिएटली क्राई किया कि नहीं, इमीडिएट क्राई का क्या मतलब है कि वो तुरंत सांस लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्राई अच्छी होनी चाहिए, मतलब लाउड होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। वीक है इसका मतलब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, बच्चा डिप्रेस स्टेट में जा रहा है। अभी हम लोग एप्गार स्कोरिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद विटामिन के 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली बच्चे को इंजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन के है आपको भी पता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और बच्चे का अभी डिलीवरी हुआ है, आई एम सो सॉरी, बच्चे का अभी बर्थ हुआ है, तो बच्चे का बर्थ हुआ है और बच्चे को इस समय क्लॉट बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है पोस्टनैटल में क्या है, सबसे पहले आप पूछेंगे डेट, टाइम और सेक्स, किस समय किस तारीख को पैदा हुआ, किस समय पैदा हुआ, मेल है या फीमेल है, टर्म है, प्री टर्म है, मॉडरेट प्री टर्म है, एक्सट्रीम प्री टर्म है। फुल टर्म तो कब बोलेंगे, जब मोर देन 37 वीक होगा अप टू 42 कंप्लीटेड वीक्स। पोस्ट टर्म कब बोलेंगे, 42 वीक्स के बाद। मॉडरेटली या लेट प्री टर्म बोलते हैं 32 टू 37 वीक्स। वेरी प्री टर्म कब बोलेंगे, 28 टू 32 वीक। और एक्सट्रीमली प्री टर्म बोलेंगे लेस देन 28 वीक्स। पूरा ही प्री टर्म जो होता है लेस देन 37 वीक्स पूरे को ही प्री टर्म बोलते हैं। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया जो आप नीचे देख रहे हो, मॉडरेट, वेरी और एक्सट्रीमली। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बर्थ वेट, लेंथ और हेड सर्कमफ्रेंस। बर्थ वेट बच्चे का लगभग होता है 2.5 to 4 kg। लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर और हेड सर्कमफ्रेंस होता है 33 to 34 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल है ये आपको याद रखना है। रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, NICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चा जॉन्डिस्ड था कि नहीं था। मेथड ऑफ फीडिंग, इस समय उसको कैसे फीड कराया जा रहा है, मतलब अगर न्यू बॉर्न है तो, या फिर इन्फेंट तक की एज के लिए, कि इस समय उसको कैसे फीड कराया जा रहा है। ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या कटोरी स्पून फीडिंग हो रही है या बॉटल फीड दे रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। फॉर्मूला मिल्क है जो पैकेज्ड आता है, लैक्टेशन क्या नाम होता है, लैक्टोजन के नाम से जो आता है, फॉर्मूला मिल्क है या ब्रेस्ट मिल्क है उसी को दे रहे हैं, या काऊ या बुफेलो का मिल्क है या पैकेज्ड मिल्क है, क्या पिलाया जा रहा है। दो चीज़ें और हैं, एक रूमिंग इन है और एक है कंगारू मदर केयर। रूमिंग इन क्या होता है, रूमिंग इन का मतलब होता है कि मदर एंड बेबी दोनों को एक ही रूम में रखा जाना चाहिए, तभी मदर का जो बॉन्ड है बेबी के साथ और बेबी का जो बॉन्ड है मदर के साथ वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ऐसा देखा गया है। और दूसरी चीज़ है आपके पास कंगारू मदर केयर, KMC। कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू में ये देखिए ये फ़ोटो बनी है, इसमें जो मदर है, मदर ने अपने बेबी को अपने सीने से चिपका के रखा है, इसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। कोई भी अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है और उस बेबी जो होता है वो टर्म नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग कंगारू मदर केयर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है।